आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में प्राप्त हुई एक ऐसी उपलब्धि के बारे में जिसने एमका को SU-57 और F-35 जैसे प्लेटफॉर्म से भी आगे ले जाके रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर अचानक से SU-57 फैलन और F-35 जैसे प्लेटफॉर्म को लेकर बातचीत शुरू हो गई। आइए चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एमका को लेकर ऐसी कौन सी रिपोर्ट सामने आई है और ये कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में हमें एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट देखने को मिला जो कि भारत के इंडिजिनस डिफेंस प्रोग्राम को एक नया आयाम दे सकता है। हाल ही में आप सब ने एनडीटीवी की तरफ से इंडिया टीवी की तरफ से जारी किया गया वो वीडियो तो देखा होगा जहां पर हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो फर्स्ट विजुअल्स हैं वो देखने को मिले हैं और उस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिली जिसके बारे में हमने पूर्व में बात करी कि कैसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की प्लेसमेंट है उसको किनारे से हटा करके सेंटर लाइन पे कर दिया गया। वो तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, लेकिन एक नई चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये थी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो इंटरनल फ्यूल टैंक्स हैं इनको लेकर एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई जहां पर ये जो इंटरनल फ्यूल टैंक है ये इंटरनल वेपन बे के पास ही माउंट किए गए हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। जी हाँ, जो इंटरनल फ्यूल टैंक्स हैं ये आपको इंटरनल वेपन बे के आसपास ही देखने को मिलते हैं और ये एक इनोवेटिव डिज़ाइन मानी जा रही है जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक या दो इंटरनल फ्यूल टैंक्स इंटरनल वेपन बे के पास ही कैरी करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे और इसने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी में। और निस्संदेह एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो भारत ने करी है विकसित या ये जो नया बेंचमार्क भारत ने सेट किया है स्टेल्थ फाइटर के लिए इसने F-35 जैसे एडवांस फाइटर को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि F-35 जैसे जो एडवांस प्लेटफॉर्म है उस पर भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती जो हमें एमका में देखने को मिली हैं। और ये विजुअल कंफर्म करते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पास ऐसी एबिलिटी है कि ये एक्सटेंडेड एंड्योरेंस और वेपन कैरिंग कैपेसिटी को बैलेंस कर सकता है। जी हाँ, कहने का सीधा मतलब ये है कि ये अच्छा खासा वेपन पेलोड तो कैरी कर ही सकता है लेकिन अपने साथ एक अच्छा एंड्योरेंस टाइम भी लेकर जा सकता है जो कि मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये दोनों चीज़ें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ फाइटर को एक अनमैच्ड कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे जो कि मिशन में भी और नॉन कॉम्बैट जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर आप सोर्सेस की बात माने तो ये कैपेबिलिटी बेसिकली भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेशनल स्कोप है इसको रीडिफाइन कर सकती है और इससे भारत को एक क्लियर एज मिल सकता है। हालांकि विजुअल ये भी रिवील करते हैं कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे है ये एक या जो दो जो इंटरनल फ्यूल टैंक्स हैं उनको एकोमोडेट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम और दूसरे सिनेरियो देखें तो ये भी हमें दिखता है कि ये राइट साइड में एक इंटरनल फ्यूल टैंक के साथ साथ दो अस्त्र मार्क 2 या अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को भी कैरी कर सकती है लेफ्ट में, या फिर यहाँ पर दो इंटरनल फ्यूल टैंक्स जो हैं वो पूरे इंटरनल वेपन बे को ऑक्युपाई कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आखिरकार अगर पूरा इंटरनल वेपन बे ही ऑक्युपाई हो गया तो फिर जो मिसाइल्स हैं या वेपन्स हैं ये कहाँ कैरी किए जाएंगे। तो आपको याद दिला दें कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपको दो कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलने वाला है। पहला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एक स्टेल्थ मोड होगा, स्टेल्थ एम का होगा जिसमें सारे जो वेपन्स हैं सब कुछ इंटरनल वेपन बे में होगा। दूसरा होगा बीस्ट मोड जहां पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बेसिकली अपने जो वेपन्स हैं इनको एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे भी कैरी कर सकता है। हालांकि ये चीज़ें हमें तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जब ये प्रैक्टिकली बन के तैयार हो जाएंगी, लेकिन अभी ये जो टेक्नोलॉजी सामने आई है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ पर विश्वास दिलवाती है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। अब अगर हम समझाने के लिए F-35 की बात करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऑफेंड जरूर हुए होंगे जब मैंने ये लाइन कही कि ये F-35 से आगे निकल चुका है, तो आपका प्रश्न आएगा कि F-35 भी तो एक्सटर्नल टैंक्स को कैरी कर सकता है। तो जी हाँ, F-35 कर सकता है, लेकिन F-35 फ्यूल टैंक के लिए अपने जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स हैं F-35 पे वो बाहर ही लगते हैं जो कि उसको एक्सटेंडेड रेंज प्रदान करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि उनको लगाने के बाद F-35 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, या फिर अगर F-35 भारी फ्यूल को लेता है तो फिर उसे अपने वेपन कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और एमका के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने इंटरनल वेपन बे में भी जो इंटरनल फ्यूल टैंक है उसको रख सकती है और इसके साथ साथ हथियार को भी कैरी कर सकती है जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि ये जो इंटरनल फ्यूल टैंक्स विकसित किए गए हैं, ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि इनका यूज़ वहीं पे किया जाएगा जब एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज के जो स्टेल्थ मिशन है इनकी ज़रूरत पड़ेगी और इनको काफ़ी लंबे समय तक हवा में उड़ान भरनी होगी। और ऐसे में ये इंटरनल फ्यूल टैंक को, जो कि एक की संख्या में है, उन्हें अस्त्र मिसाइल के साथ पेयर करके यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जब स्टेल्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी हमें लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन करने होंगे, तो बीस्ट मोड में भी हम अपने इंटरनल वेपन बे को, जो पूरी तरीके से फ्यूल टैंक्स हैं, इनसे ऑक्यूपाई करके उस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके लिए बार बार हमें रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें दो सिनेरियोज में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, स्टेल्थ सिनेरियो में भी और नॉन स्टेल्थ सिनेरियो में भी। ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज के जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स हैं, रिकॉनेसेंस मिशन है या एयर सुपियोरिटी मिशन है, उनको कॉन्टेस्टेड इन्वॉल्वमेंट में भी पूरा कर सकता है। अब ये सारी चीज़ें आपको निस्संदेह ये समझाने में सफल रही होंगी कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितना एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और हम सबको फिलहाल इसका इंतज़ार है। अब रही बात इसके करंट स्टेटस की, तो आइए उस पर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एमका के बारे में कुछ और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एमका की कैपेबिलिटी को समझ सकें। एमका बेसिकली एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और इसके अलावा जो सीड मिशन, डेड मिशन है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ग्राउंड स्ट्राइक मिशन को इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। इसकी जो लेंथ है वो 18 से लेकर 19 मीटर के बीच में होगी। इसका जो विंग स्पैन है वो 12 मीटर का है। इसकी जो हाइट है वो 4.5 से 5 मीटर तक की है। जबकि इसके इंजन जो है वो एमका मार्क 1 में 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 का यूज़ किया जाता है, जो कि 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। टॉप स्पीड मैक 2 प्लस की होगी। वहीं इसकी जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है वो भी इसमें हमें देखने को मिल जाएगी। रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होने वाली है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर की होने वाली है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 60,000 फीट की होने वाली है। इसमें स्टेल्थ फीचर काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, जैसे कि इसमें रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स हैं, इंटरनल वेपन बे हैं, जो कि इसके स्टेल्थ फीचर को इम्प्रूव करती हैं। रडार की बात करें तो इसमें उत्तम एसा रडार का यूज़ किया जाएगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का यूज़ किया जाएगा और इसमें एआई असिस्टेड सेंसर फ्यूजन, एआई असिस्टेड पायलट, ऑटोमेटेड टेक ऑफ एंड लैंडिंग फीचर्स जैसे जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलने वाले हैं। अब वेपन्स की बात करें तो इसमें अस्त्र सीरीज की सारे हथियार देखने को मिलेंगे। इंटरनल वेपन वे में 4 मिसाइल्स कैरी की जा सकती हैं। अब यहाँ पर इंटरनल वेपन वे में 4 BBR मिसाइल या फिर 2 प्रिसीजन बॉम्ब्स जो हैं वो कैरी किए जा सकते हैं। और एक्सटर्नल पायलेंस की बात करें तो ये फिर मैसिव पेलोड को कैरी कर सकता है, जो कि 6 टन के आसपास होगा। अब करंट स्टेटस की बात की जाए तो इसका जो डिज़ाइन है उसको 2021 में ही फ्रीज कर दिया गया था। इंटरनल टेस्टिंग पूरी हो चुकी है फिलहाल, लेकिन इस समय जो प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग फेज है इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर HAL और DRDO इसके प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं और 2026 के अंत तक या 27 की शुरुआत में रोल आउट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।